हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि मेंडलीव का जो पूरा फॉर्मेट था, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स, उसका पीरियोडिक टेबल, उसका जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, सब कुछ हम देख चुके थे। लेकिन वो कुछ सवालों के जवाब क्लियर नहीं कर रहा था। उसकी डीमेरिट्स काफी थी। एक आध डीमेरिट चल जाती है, एक दो चल जाती हैं, लेकिन डीमेरिट जब ज्यादा आ जाती हैं तो फिर उसका वो ये समझा जाता है कि वो कारगर नहीं है, वो नहीं चल सकते आगे लॉन्ग टाइम तक, या जो आपने दिया या जो आपने बताया वो सही नहीं है, वो मान्य नहीं होता है अगर डीमेरिट्स ज्यादा हैं तो इसी के बेसिस पे फिर जब बताया गया कि हमारा, उन्होंने बोला था कि हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक मास है, तो फिर बहुत काम हुआ आगे। कई लोग आए बीच में, कई लोगों ने देखा, और हमारा बोर मॉडल तो चल ही रहा था, ठीक है, नील्स बोर मॉडल चल रहा था। नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, उसके बेसिस पे उसकी कुछ चीजें देखकर पता चला कि जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने चीजें बताई, उनका योगदान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत रहा। तो जब उन्होंने बोला, जब एटॉमिक नंबर की बात आई तो उन्होंने कहा ये तो प्रॉपर्टीज लमसम हमारी इससे मिल रही है, एटॉमिक नंबर से वेरी कर रही है थोड़ा बहुत। तब ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे कैसे वेरी कर रही हैं, हम कैसे इसको प्रूफ करें। वो प्रूफ करने के लिए मॉजले ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सरे डाली, जब एक्सरे डाली तब एक्सरे का पुट किया तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसका रूट और एटॉमिक नंबर में जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, ये ग्राफ, ठीक। अब इससे ये पता चल रहा था कि ये जो लाइन है, ये जो स्लैंटेड जा रही है एकदम से, तो इसका मतलब यहां कहीं वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन होता तो कुछ जिगजैग होता, वेरिएशन यहां नहीं आ रहा था। तो इससे ये पता चल रहा था कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, या उस पे डिपेंड है, या उसी ऑर्डर पे चलती हैं। तो मॉजले ने बताया इन 1913, मॉजले कैलकुलेटेड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बाय एक्सरे मेथड। ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन रूट न्यू, ये हम समझ गए, हम समझा दिए, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ऑफ एक्सरे, एंड जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर। अब इफ सेम ग्राफ, जब हमने सेम ग्राफ देखा एटॉमिक मास की वेरिएशन पे, तो इफ सेम ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रूट न्यू एंड एटॉमिक मास, ए जिगजैग ग्राफ इज फाउंड। जब एटॉमिक मास की बेसिस बनाया तो जिगजैग आया ग्राफ। अब इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बन सकती है? अब देखना, इसका जो ग्राफ है वो नीचे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो नीचे होगा माइनस में। तो इसकी इक्वेशन हमने ये बनाई है, रूट न्यू ए हमने कॉमन ले लिया, z माइनस ए बी। ए हम मान सकते हैं ये स्लोप है, कोई कांस्टेंट है, तो इसकी इक्वेशन हम ये मान लो कि रूट न्यू ये हमारी अलग एक्सेस हो गई, और ए जेड माइनस ए बी ये हो गया हमारा माइनस वाला इंटरसेप्ट जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा माइनस ए बी, और ए हमारा क्या हो गया? स्लोप, जिस बेसिस पे ये चल रहा है, और z हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो इस बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन की गई, और इस बेसिस पे आधार बताया गया कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर है, उसके बेसिस पे हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। क्लियर हो गई होगी बात? ये नोट कर लो फटाफट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका लॉ क्या है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमने आपको पहले ही बता चुका कि ये जो लॉ, जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। तो इसका जो प्राइम मोटिव क्या होगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरिएशन होना चाहिए। तो इसका जो पीरियोडिक लॉ है जो मॉजले ने दिया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मतलब यहां पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरिएशन होगा, उसके हिसाब से ऑर्डर में एलिमेंट्स लगे होंगे, तो उसके हिसाब से फिर वेरिएशन हम देखेंगे।
और ये कितना कारगर साबित हुआ, कितना ये बेनिफिशियल हुआ। इसके आने से क्या जो पुरानी चीजें हैं, जो डीमेरिट्स हैं, वो कुछ कॉप अप हुई, उसमें कुछ सुधार हुआ, वो ऑर्डर में आई, बिल्कुल आई। अगर नहीं आती तो ये पीरियोडिक टेबल नहीं आती। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो नई चीज आती है या नई डिस्कवरी हो रही है, वो पुरानी चीजों को, पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है कि नहीं। अगर वो सॉल्व कर रही है तब वो एक्सेप्टेड होती है। अब यहां पर जो मेंडलीव ने कुछ चीजें बोली थी, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बात करें हम, कि मेंडलीव के हिसाब से एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किए थे एलिमेंट्स। तो आइसोटोप्स की बात आई थी। तो आइसोटोप्स जब एक एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के 3 है, ऐसे भी एलिमेंट्स जिनके 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 40 तक आइसोटोप्स होते हैं, तो उनको कैसे रखेंगे? फिर तो किताब बन जाएगी एक, तो टेबल तो बन नहीं पाई वो। ठीक है, तो यहां पर वो चीज सॉल्व हो गई। जब एटॉमिक नंबर पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तब क्या होता है? जब एटॉमिक नंबर पे हम अरेंज करेंगे तब क्या होगा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहां एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास वेरिएशन करते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर आइसोटोप्स के हिसाब से चीज सेटिस्फाइड हो गई थी। अब जैसे हाइड्रोजन का है 1, तो एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो वहीं पर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। अगर आइसोटोप्स या एटॉमिक मास के हिसाब से होता तो हाइड्रोजन को 3 अलग अलग पोजीशन में रखा जाता, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे था। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है तो हाइड्रोजन की लोकेशन वही होगी, उसी में सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, सारे उसके टाइप्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन ऑफ एनामलस पेयर्स। जैसे हमने बात की थी एल्यूमिनियम में और कैल्शियम में, तो हमने वहां देखा था कि एल्यूमिनियम के बाद हमारा जैसे आ रहा था, तो उसमें एक 39.9 था, एक 39.1, तो अंतर था एल्यूमिनियम और पोटेशियम में, तो दोनों में अंतर था। उसके हिसाब से अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से जाएं तो जो पोटेशियम है उसका मास कम है, एल्यूमिनियम का थोड़ा ज्यादा है 0.8। तो अब पोटेशियम पहले आना था, फिर एल्यूमिनियम आना था, लेकिन यहां पे एल्यूमिनियम पहले आ रहा और पोटेशियम बाद में। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसके हिसाब से इन्होंने, मेंडलीव ने एल्यूमिनियम को पहले रख दिया, लेकिन किसको रखना चाहिए था? पोटेशियम को पहले, क्योंकि पोटेशियम का एल्यूमिनियम से थोड़ा सा मास 0.8 कम होता है। लेकिन यहां पर वो चीज सॉल्व हो गई। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? पोटेशियम का, तो पोटेशियम को बाद में रखा जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो पोटेशियम हमारा सोडियम के नीचे आएगा। बाद में जहां अभी टेबल बनाएंगे तो समझाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्लियर आउट हुई। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, सबसे पहली बात जो बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये फ्रेमवर्क पूरा याद कर लो कि इनका स्केलेटन किस टाइप का बनता है। जैसे भारत का नक्शा याद रहता है, ऐसी ये आपको पीरियोडिक टेबल का नक्शा याद होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर ये इस तरीके से रहता है। अब आपको बता दें, यहां पर ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 ग्रुप हो गए एस ब्लॉक के। ठीक है, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है और यहां पे पी ब्लॉक है। अब इसमें पीरियड कितने होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स की बात कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7, मतलब पीरियड्स कितने हैं इसमें? 7 है। क्लियर होगी बात की नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम इसमें कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। क्लियर होगी बात की नहीं? तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18। 2 ये हो गए, 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे हो गए कितने?
क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमारी हो गई पीरियोडिक टेबल। क्लियर? इसको इस तरीके से बना लेना। ऐसे। क्लियर? ये हो गए हमारे 4 इसके। अब यहां पर बनते हैं क्या 6, 1 2 3 4 5 और यहां पर ये 6 ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, सोडियम लिथियम सोडियम ये हमारा नियॉन तक, और यहां पे दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसको हटा लेना ऐसे। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर ये ऐसा बन गया। अब यहां पे आ जाता है हाइड्रोजन, यहां पे हीलियम। पहले जो पीरियड में हमारे केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको बैलेंस कर लो सारा, ऐसे बैलेंस कर लो। ठीक है, ये हमारी हो गई पीरियोडिक टेबल। अब देखना, ये जो है ये हमारा कहलाता है एस ब्लॉक। यहां 4 ब्लॉक होते हैं, ये जो 2 होते हैं 2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। यहां से यहां पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक। और जो पीछे वाला ये है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? पी ब्लॉक। और यहां पर ये रहता है, इसको देख लेना, पूरा बना लेना, ये होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अब ये कहलाती हैं लैंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड सीरीज। यहां पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, यहां पर अब सब हम सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो, हम सारी चीज आपको क्लियर करते हैं। देखना, अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स हम कैसे पता कर लें कि ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, देखते ही पता कर लेंगे हम यहां से। तो देखो, अगर हम बात करें यहां पर पहले, तो हमें देखो लास्ट हमें ये समझना है कि कौन कौन से, देखो एस में हमारे जो ब्लॉक है, हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं, एस पी डी और एफ, 4 ब्लॉक है हमारे। ठीक है, तो हमें जो एस पी डी, ये हमारी मेन पीरियोडिक टेबल है, इसका पोर्शन साइड में निकला हुआ है। अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है हमारे। कितने? 2। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। ठीक है, और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? ये 10 ग्रुप है। ठीक है, याद रखना, इसमें जो एलिमेंट्स हैं एफ में वो है 14, 8 रो में। तो आप इससे ये पता नहीं लगा सकते कि देखो S2 है, P6 है, D10 है और F14 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताता है पूरा का पूरा। अगर S1 आ रहा है तो मतलब ये S1 के ग्रुप में है। S2 अगर आ रहा है तो ये S2 के ग्रुप में है। जैसे हम बोल देते ना 2S1 है ना, 2S2, तो 2S1 अगर लास्ट में जो S1 आ रहा है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहां पर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर 2 वाला आएगा। तो वो सारी चीज देखेंगे हम। यहां पर D1 D2 D3 D4 D5 D6, तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स इसमें अरेंज होंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6, इस तरीके से अगर लास्ट में P इलेक्ट्रॉन पे, P सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसी P के ग्रुप में आएगा। अब यहां से एक चीज देखो क्लियर है, 2 ग्रुप, ये 10 ये और ये 6, टोटल कितने हो गए? 18। यहां पे 18 ग्रुप हो गए। हमें F से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली आप बता सकते हो इससे। देखो एक चीज और देख लो, यहां पर पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है? जो लास्ट में जो 18 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप में नोबल गैस होती है। तो ये देखना है, इन 18th ग्रुप नोबल गैस ऑक्यूपाइड, क्लियर होगी बात? समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको देखना है कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। ये आपको ये पीरियड वाइज एलिमेंट पूछ सकते हैं आपसे, ये नोट कर लो तो हटा दें हम। अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देखो फर्स्ट पीरियड में
कितने एलिमेंट हैं 2, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में कितने हैं, दूसरे पीरियड में देखो 2 और 6 8, कितने हैं 8। तीसरे पीरियड में कितने हैं 2 6, कितने हो गए 8। क्लियर हो रही बात कि नहीं। चौथे में कितने हैं 2 10 6, कितने हो गए 1 3। क्लियर हो रही बात कि नहीं। फिर 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। पांचवें में कितने हैं, पांचवें में ये 18 ही है। पांचवें में कितने हैं 18। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, छठवें में कितने हैं, सिक्स्थ पीरियड में कितने हैं देखना। ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहां है, यहां पर, पूरी यहां पर, इसी में ये पूरा का पूरा अंदर है। ये इससे निकाल के हमें दिखाइए। और जो एक्टिनॉइड है वो यहां पर है। मतलब ये कि जो ये 57 से स्टार्ट है वो एलिमेंट यहां पर है, इसी के अंदर ये है। ठीक है, ये बाहर खोलकर आपको दिखाइए, यहां अरेंज नहीं हो पा रही थी वो। ठीक है, तो ये इसी के अंदर है। तो यहां पर 14 एलिमेंट और जोड़ेंगे तो 18 प्लस 14 कितने हो गए 32। 18 प्लस 14 कितने हो गए 32। और जो 7th पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड जो है इसमें अभी सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो पहले पीरियड में 2 है, दूसरे पीरियड में 8 है, तीसरे पीरियड में 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18 है, सिक्स्थ में 32 है, और 7th पीरियड हमारी कैसी है, इनकम्प्लीट। यही पूरी पीरियोडिक टेबल है मेन। ये जो लैंथेनॉइड इसके अंदर है, एक्टिनॉइड इसके अंदर है, यहां पर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। अब हम देखेंगे सारी चीजें बहुत अच्छे से, आराम से। तो ये इसकी मेन पॉइंट्स थे। इसकी डिफेक्ट्स क्या है वो भी हम एक बार जान लेते हैं, फिर हम इसकी सारी डिटेल में प्रोसेस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अब हम देख लेंगे डीमेरिट्स क्या है। इसके जो मेन पॉइंट है वो डीमेरिट्स का है। डीमेरिट्स भी पूछते हैं कि डीमेरिट्स बता दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो देखो, डीमेरिट्स में पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहां भी रख सकते हैं पहले ग्रुप में, और हैलोजेंस के साथ में भी रख सकते हैं 17 ग्रुप में। हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से ये चीज बता दी थी कि हाइड्रोजन का जो 1s1 है वो अल्कली के सारे मेटल से मिलता हुआ है। सो लिथियम का 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन से वेरी करती है, मतलब ये सिमिलर है। ठीक है, और जब हम इसकी बात करते हैं कि हैलोजन से मिलता जुलता है हाइड्रोजन, तो यहां पर एक तो नॉन मेटल है, सबसे पहली बात हाइड्रोजन, और हैलोजेंस भी सारे नॉन मेटल्स है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी जो सब सेल है, जो ऑर्बिट है, उसको कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इन लोग को भी चाहिए होता है, सारे हैलोजेंस को। एक इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर डुएट कंप्लीट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का पैकेट होता है 1s2, तो यहां पर इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर होती है। तो अब इसके बेसिस पे अभी तक ये जस्टिफाइड नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल डज नॉट रिफ्लेक्ट एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग sp-df। sp-df पे एग्जैक्ट जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन ये शो नहीं करती है। अगर हमारा एग्जैक्ट की बात करते हैं, यहां पर वेरिएशन आ जाता है स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो हमें ये चीज थोड़ा सा देखनी थी। टेबल डज नॉट रिफ्लेक्ट एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग sp-df, जो एग्जैक्ट होता है। जैसे अगर हमने कॉपर और क्रोमियम ले लिया था तो वहां पर वेरिएशन आ रहा था, तो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो पा रहा था ना। क्लियर है ना बात, कि हमें आना था वहां पर और हो गया यहां पर, तो वो स्टेबिलिटी की वजह से ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पा रहा था। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज मैकेनिकल इनकैपेबल ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो बाहर दे दिए गए मैकेनिकली, इसको तो अगर जो देखा जाए तो इसको इसी में आना चाहिए था, लेकिन हम इसको पुट नहीं कर सकते। ये डिफेक्ट है, क्योंकि पुट हम नहीं करना, इसको एक ही टेबल में नहीं ला पाना, ये एक टाइप का डिफेक्ट है। और वो चीज ये नहीं कर पाए, हमें इसको अलग ही देखनी पड़ती है, तो ये एक टाइप का डिफेक्ट कहलाएगा, और ये चीज वो नहीं सही कर पाए। क्लियर, तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे इसको डीमेरिट्स बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की।
क्लियर। अब हम देख लेते हैं जो नए एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो इनकम्प्लीट है हमारी पीरियोडिक टेबल, ये जो लास्ट वाला पीरियड, इसमें जो नया एलिमेंट आएगा उसकी नेमिंग कैसे करें, या और भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करें। नेमिंग का मतलब जो ऐसे हाइड्रोजन हीलियम, ये तो हमारे नेमिंग वाइज या पोजीशन वाइज या प्लेस वाइज या नेचर वाइज हम इसको बता दिए हैं। लेकिन एक होती है IUPAC नेमिंग, जो कि एक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच है, जो कि नए जो कंपाउंड डिस्कवर्ड होते हैं उनके एलिमेंट्स हो या कंपाउंड, उनकी नेमिंग वो बताती है बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। जिस तरीके से पंडित जी अपना नाम बताते हैं पूरे ग्रह नक्षत्र देखकर और डेट ऑफ बर्थ और टाइम देखकर, इसी तरीके से यहां पर वो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से चीज बताते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ा था, तो वहां प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स होते हैं। यहां भी इनऑर्गेनिक में अलग रूल्स हैं, किसके, नेमिंग ऑफ एलिमेंट के IUPAC द्वारा। अब देखो, अगर हम देखें, देखना यहां पर अगर हम बात करें कि कैसे हम नेमिंग करें, तो यहां पर इन्होंने 0 को बोल दिया नील, क्या बोल दिया गया, नील, और 1 को बोल दिया गया उन, ठीक है, क्लियर होगी बात की नहीं, 1 को बोल दिया उन। फिर हमारा 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे अगर 1 0 हो गया, 1 0 मतलब 10 हो गया एटॉमिक नंबर, तो 10 एटॉमिक नंबर में आप क्या बोलोगे, उन नील, यही तो बोलोगे, क्या बोलोगे, उन नील। अगर 2 आ गया तो बाई हो जाएगा, नहीं आता तो ट्राई हो जाएगा, है ना, ये टेट्रा हो जाएगा, ठीक है, ये पेंटा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो उन नील, ठीक है, ये बाई, ट्राई, इसको टेट्रा की जगह क्वाड कर दो, ये IUPAC इसको क्वाड बोलता है, क्या बोलता है, क्वाड, क्या बोलेंगे, क्वाड। फिर हो जाएगा हमारा पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, इसको क्या बोल देंगे, इसको 6 को बोल देंगे हेक्सा, ठीक है, और 7 को क्या बोल देंगे, सेप्टा, क्या बोल देंगे, सेप्टा। 8 को क्या बोल देंगे, ऑक्टा। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, ऑक्टा। अब इसको क्या बोल देंगे, जो 9 वाला है इसको बोल देंगे इन, क्या बोल देंगे, इसको इन बोल देंगे। क्लियर, अब हम इसके बेसिस पे सारी चीज नेमिंग कर सकते हैं। देखो, इसकी हम एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक, ये लिख लेना। अब एस ब्लॉक में बेसिकली हमारे सबसे पहली चीज, एस ब्लॉक में पूरे मेटल्स होते हैं, याद रखना, एसेट हाइड्रोजन। इसमें हमारे मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में भी पूरे मेटल्स। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं। सारी चीज पी ब्लॉक में होती है, हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम केवल देखते हैं एस ब्लॉक। देखो, एस ब्लॉक में हमने आपको बताया था जो पहला ग्रुप है, 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, पहले में अल्कली मेटल्स, दूसरे में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली क्या होता है, अल्कली मेटल्स वो होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम हमारा अगर पानी के साथ है तो NaOH हमारा बन गया, तो ये बेस का काम करता है। अल्कली मतलब होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो ये मेटल्स हमारे अल्कली बनाते हैं। ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। तो ऐसे ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये बेस बनाते हैं, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कली। दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो ग्रुप 2 में है इसका, ठीक है, एस ब्लॉक में। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, ये भी अल्कली नेचर के होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीकली बेस होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये जो अर्थ पे मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ की क्रस्ट पे ही ऊपर को मिल जाते हैं ये सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर। अब इसका देखो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एसेट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल इंपैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। मतलब अगर हम इनको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर सभी लोग कलर शो करते हैं फ्लेम में। क्लियर होगी बात, ये पॉइंट इसने बोला है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दीज हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, मतलब आइसोलेटेड एटम हो, गैसियस में एक अकेला एटम हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
जब सिंगल अकेला एटम अकेला खड़ा हो, उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें आउटर सरफेस से, उसमें जितनी एनर्जी लगती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें इस ग्रुप में सोडियम हम ले लिया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ठीक है, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सोडियम का जो साइज है वो ज्यादा है, 2 शेल है ज्यादा है, 3 शेल है, 281 होता है ना, तो 3 शेल आ गई है, 3 शेल ज्यादा। अब जैसे ही 282, 283, 284, 285 मतलब प्रोटॉन्स बढ़ते आ रहे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, वो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। तो यहां पर साइज जब छोटा होगा, न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मतलब जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये है लो आयनाइजेशन एनर्जी। और दीज हैव हाईली रिएक्टिव, जब हमारा इलेक्ट्रॉन उतारू है किसी को डोनेट करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो होती है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये याद रखना, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा हो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर बहुत कम हो, तो इसको बोलते हैं, उसमें हाईली रिएक्टिव में आ जाती है चीज। तो इसकी सबसे कम होती है, उसकी सबसे ज्यादा होती है हैलोजेंस की। क्लियर, अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो क्लियर होगी बात। और लास्ट पॉइंट है, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब जल्दी निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम है, थोड़ी एनर्जी लगाने से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na+, Mg2+, K+, Ca2+, ठीक है, तो ये सारे प्लस प्लस बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मतलब ये पॉजिटिव रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चला जाए फिर भी ये पॉजिटिव बने रहते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन बनता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्लियर, अब ये नोट कर सकते हो, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।